हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा प्रोडक्शन, वहां पर हमने समझा कि प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। इन जनरल तो प्रोडक्शन का मीनिंग बहुत छोटा होता है, लेकिन हमने इकोनॉमिक्स में उसकी काफ़ी वाइड डेफिनेशन पढ़ी और फिर हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन के अंदर हमें हेल्प करती है, जिनकी सहायता से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। और ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप को ये बताता है हमने कितना यूनिट्स इनपुट किया और कितना हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन करता है प्रोडक्शन फंक्शन। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड with the given quantities of input under a given state of technical knowledge। तो हम मैक्सिमम आउटपुट कितना बना सकते हैं जो हमें इनपुट्स गिवन है उसके अंदर, एंड प्रोवाइडेड क्या है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ कांस्टेंट है, मेंटेन है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ हम कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो चैप्टर है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सोचना है हम गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा? हमारे लिए फायदेमंद ये होगा कि रॉ मटेरियल के ऊपर हम खर्चा कम करें और आउटपुट हमारा ज्यादा से ज्यादा बने, क्योंकि जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर हमें प्रोड्यूसर बन के सब कुछ सोचना है। अब इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में आप लोगों ने कई सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ा होगा। जैसे अकाउंट्स के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट रन का मतलब अगर कोई भी चीज अप टू 1 ईयर कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल तक का है तो हम उसे शॉर्ट रन में काउंट करते हैं, शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं, और 1 ईयर से ज्यादा होता है तो हम उसे लॉन्ग टर्म के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर डेफिनेशन हमारी थोड़ी अलग होती है, वाइड होती है, डिफरेंट होती है, और यहां पर जो हमारा समझने का कॉन्सेप्ट है वो अलग है। अकाउंट्स में तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉस्ट निकालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। यहां पर हम उसकी कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन के अंदर शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस का क्या मतलब है? तो ये वो टाइम पीरियड है जो एक फर्म के लिए काफी कम है। कोई नई मशीनरी, कोई नया प्लांट, कोई नया कैपिटल इक्विपमेंट लगाने के लिए ये टाइम पीरियड इतना कम टाइम पीरियड है जिसके अंदर कोई भी प्रोड्यूसर अपना प्लांट को बढ़ा नहीं सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट फॉर अ फर्म टू इंस्टॉल अ न्यू कैपिटल इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। In this case, generally, labor or raw material is varied, keeping other things fixed. यानी कि अगर एक प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं? एक तो वो अपनी मशीनरी को बढ़ा देता है, या फिर वो अपने जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, उन्हें बढ़ा देगा, उन्हें इंक्रीज कर देगा, तो जाके उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। लेकिन शॉर्ट रन का मतलब है हम मशीनरी को इंक्रीज नहीं कर सकते, एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का जो इनपुट है इसे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल इक्विपमेंट्स में चेंज नहीं आ सकता। इसे कहा जाता है शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन का मतलब यहां पर टाइम से बिल्कुल भी नहीं है 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 6 साल, 10 साल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ये टेन्योर कितना भी हो सकता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम उस टाइम पीरियड को हम ये कहेंगे शॉर्ट टर्म, जब तक कोई भी कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर हम जो बात करते हैं वो बड़े प्लांट्स, बड़ी मशीनरी की बात करते हैं जिसको लगाने में काफी ज्यादा पैसा, काफी ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होती है।
सेकेंड इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन का मतलब है कि यहां पर हर चीज क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस हम उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली रॉ मटेरियल हम कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर को हम कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां पर कैपिटल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इन सब को भी इंक्रीज कर दिया जाता है, इंक्रीज हो सकती है, तो उसे कहा जाता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हर चीज कैसी हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। So firm is able to install new machines and capital equipments apart from increasing the units of labor। तो इसके अलावा मशीनरी इक्विपमेंट्स को भी इंक्रीज करना पॉसिबल हो जाता है। तो अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, आखिर क्या क्या फर्क हुआ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंदर। तो शॉर्ट रन के अंदर हम देखते हैं इट इज अ टाइम पीरियड वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। फिक्स फैक्टर कौन से हुए, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट, इन्हें हम कहेंगे फिक्स फैक्टर क्योंकि इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन लेबर और रॉ मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, ये ऐसा टाइम पीरियड है वेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। देन शॉर्ट रन के अंदर इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। अगर आउटपुट बढ़ाना है शॉर्ट रन के अंदर तो किसे बढ़ाएंगे, वेरिएबल फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारा आउटपुट बढ़ सकता है। लॉन्ग रन में अगर आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हमारे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल है तो हम सभी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ज्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज कहां पे होगा, शॉर्ट रन में कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में, बिकॉज लॉन्ग रन में नंबर ऑफ मशीन्स को हम बढ़ा सकते हैं तो हमारा आउटपुट बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अब इस सेकेंड पॉइंट में जो के गिवन है हमें, के इज फॉर कैपिटल, एल इज फॉर लेबर एंड टीपी इज टोटल प्रोडक्ट, यानी कि हमारा आउटपुट, टोटल आउटपुट। तो 3 यूनिट्स हमने लगाए कैपिटल के, 1 यूनिट लगाया लेबर का, और हमारा आउटपुट आया कितना, 6 यूनिट्स। फिर 3 यूनिट अगेन कैपिटल के, बिकॉज कैपिटल कांस्टेंट है शॉर्ट रन में, इसे हम नहीं बदल सकते। हमने वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया, लेबरर्स को बढ़ा दिया, तो ऐसे केस में हमारा आउटपुट कितना हो गया, 14 यूनिट्स। फिर 3 लेबर हो गए तो उस केस में 24 यूनिट्स। तो जैसे जैसे हम वर्कर्स को बढ़ाएंगे हमारा आउटपुट भी क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर पहले कैपिटल 4 है, वर्कर्स 2 है, हमारा आउटपुट 100 है, लेकिन अब हम साथ में कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं, लेबर को भी बढ़ा सकते हैं, और हमारा आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है, काफी ज्यादा यूनिट्स हम इंक्रीज कर सकते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग रन। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर। इससे कहा जाएगा रिटर्न्स टू फैक्टर, और वी कैन से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये हमें याद रखना है, शॉर्ट रन के लिए कौन सा लॉ बना हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर। और ये जो लॉ है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इसके ऊपर आ ही जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये लॉ है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग रन के लिए जो लॉ बना है उसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल ये लॉन्ग रन के लिए, रिटर्न्स टू फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये है शॉर्ट रन के लिए। तो यहां पर हमें मीनिंग समझ आ चुका है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का मतलब। तो यहां पर हम टाइम से नहीं कहेंगे 1 साल, 5 साल, 10 साल, सीधा सा कहेंगे प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल इक्विपमेंट को नहीं बढ़ा सकते, शॉर्ट रन बढ़ा सकते हैं तो लॉन्ग रन। ओके, जिस तरह से हर चैप्टर के अंदर हम करते हैं डिस्कस अजम्पशंस को, इस चैप्टर के अंदर हम कैसे वो भूल सकते हैं। तो प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हमें अज्यूम करनी है। सबसे पहली अजम्पशन, इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इनपुट आउटपुट में रिलेशन होगा, लेकिन कितने टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। तो जो भी हम डिस्कस करेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर यूनिट हो जाएगा। तो इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम।
Second, the technical knowledge. The technical knowledge during this period of time remain constant. यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो टेक्निक क्या रहनी चाहिए उस पूरे टेन्योर के अंदर कांस्टेंट। अगर हम 3 महीने की बात कर रहे हैं तो उस पूरे 3 महीने में टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले महीने में टेक्निक अलग थी, दूसरे में हमने चेंज किया, तीसरे में फिर चेंज किया। नो, पूरे टेन्योर में टेक्नोलॉजी कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। एंड थर्ड वन, प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल। मार्केट में 10 तरीके हैं गुड्स को बनाने के, तो हमें कौन सा काउंट करना है? प्रोड्यूसर कौन सा यूज करेगा? ऑलवेज द बेस्ट। तो प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल, हम ऐसा मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो 3 अजम्पशंस हमारी कौन सी हो गई? एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम से हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट था इसके अंदर कि हम जो टेक्निकल नॉलेज, जो टेक्निक हम काम में लेते हैं, दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड। एंड थर्ड वन इज प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक अवेलेबल। तो ये 3 अजम्पशंस हो गई किसके लिए? प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। इसे हम कहते हैं कॉब-डाउग्लास प्रोडक्शन फंक्शन। अभी जो दोनों इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कुछ कंक्लूड किया था अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उन्हें स्टडी करके। तो इनका जो कंक्लूजन है वो हमें पता होना चाहिए, राइट? तो क्या कंक्लूजन है देखते हैं। पॉल एच डाउग्लास एंड C.W. कॉब, ये दोनों इकोनॉमिस्ट है, ऑफ यूएसए। कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। स्टडीड प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इन्होंने स्टडी किया और वहां क्या देखा कि जो मेन इनपुट्स होते हैं वो हमें पता है, एक तो लेबर और दूसरा कैपिटल। इनपुट्स लेबर और कैपिटल, और दूसरा है आउटपुट जो कि है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो गुड्स हम बना रहे हैं। सो कंक्लूजन क्या निकला? द कंक्लूजन ड्रॉन वाज दैट लेबर कंट्रीब्यूटेड 3/4 and capital about 1/4 of the increase in manufacturing production। तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें दोनों का रेशियो है, एक तो लेबर का और दूसरा कैपिटल का। कितना रेशियो है? 3/4 फॉर लेबर एंड 1/4 फॉर कैपिटल। तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं 3:1। 3:1 ये है कॉब-डाउग्लास प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग। लेबर का शेयर 3 है एंड कैपिटल का कितना? 1। 3:1, 3/4 एंड 1/4। तो ये रेशियो हमें याद रखना है। अब कुछ और बेसिक चीजों के ऊपर हम आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहां पर किससे है? आउटपुट से। प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट से। तो सबसे पहले बात आती है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट ये क्या होता है? इट इज द टोटल आउटपुट। इसका मतलब है टोटल आउटपुट कहां से आ रहा है? रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे फैक्टर्स को जब हम यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और हमें पता है अगर एक भी फैक्टर मिसिंग है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? टीपी। टोटल जितना भी आउटपुट आया है उसे हम कहते हैं टीपी, टोटल प्रोडक्ट। सेकेंड टर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन द टीपी फ्रॉम द यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो मार्जिनल वर्ड क्योंकि हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह से हमें यहां पर भी वही चीज समझनी है। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। तो अगर हम कोई एडिशनल फैक्टर लगाते हैं तो उससे जो हमारा एडिशनल आउटपुट आता है उसे हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। तो अगर हमने एक वर्कर को बढ़ा दिया और हमारे 2 यूनिट का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो जो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं इसे हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। जो 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट? सो एमपी इज द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम द यूज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक एडिशनल यूनिट से कितना चेंज आ रहा है टोटल आउटपुट के अंदर, राइट? तो एमपी को अगर हमें फॉर्मूले की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
TPN माइनस TPN-1। TP 2 यूनिट्स पे मतलब 2 अगर हम फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं तो, माइनस TP अगर हम 1 फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो, राइट। TPN माइनस TPN-1, और इन सबको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। एक और फॉर्मूला हम यहां पे लिख सकते हैं, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हमने वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज किया, तो डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। तो जिस तरह से हमने मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था TUN माइनस TUN-1, उसी तरह से यहां पे है TPN माइनस TPN-1। तो एग्जैक्टली उसी तरह से फॉर्मूला रन करेगा। नेक्स्ट, थर्ड वन इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज कैसे आता है? एवरेज हमने बहुत जगह पढ़ा है। तो AP एवरेज प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट per unit of variable factors employed। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? TP डिवाइडेड बाय Q, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। Q का मतलब है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल में था डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q, और यहां पर है TP अपॉन Q। और अगर हम TP का फॉर्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इट इज सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट। सारे MP को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? TP। अब हम इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कैपिटल गिवन है K, कितना है? 3, विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की। लेबर के यूनिट्स कितने हैं? पहले 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। कहां तक है? अप टू 9 यूनिट्स है हमारे पास लेबर के। और फिर TP हमें गिवन है, एक लेबर है तो 6 का प्रोडक्शन है, 2 है तो 14 का, 3 है तो 24 का एंड सो ऑन। तो ये हमें तीनों फिगर्स दे रखे हैं। सबसे पहले हमें कैपिटल दिया है, फिर लेबर दिया है और फिर TP दिया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक तो AP एवरेज प्रोडक्ट एंड दूसरा है MP मार्जिनल प्रोडक्ट। तो AP कैसे आता है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा TP अपॉन Q। Q का मतलब है वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट, और यहां पर वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर, L। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 is 6, 14 divided by 2 is 7, 24 divided by 3 is 8, 32 upon 4 is 8, then divide by 5 is 7.6 and so on। हमने यहां पर सबको डिवाइड कर दिया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, तो AP की वैल्यू आ गई। और AP की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है? पहले एवरेज कॉस्ट थी 6, देन 7, 8, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो AP हमारा पहले क्या था? 6, फिर 7, 8। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्कर्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। एक पॉइंट के ऊपर जाने के बाद वो क्या हो रहा है? वापस डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 8 तक हम पहुंचे, 8 पे थोड़ा स्टेबल रहा, कांस्टेंट रहा, और उसके बाद वापस डिक्लाइन होने लगा। ऐसा हम कहां दिख रहे हैं? AP के अंदर। तो पहले एवरेज प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हुआ और उसके बाद में डिक्रीज हुआ, राइट। अब निकालते हैं हम MP मार्जिनल प्रोडक्ट। MP कैसा आता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जहां पर फर्स्ट यूनिट है तो वहां पर TP और MP दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो इसलिए TP भी 6, MP भी 6। अब नेक्स्ट के अंदर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? चेंज 14 माइनस 6 इज 8, 24 माइनस 14 इज 10, 34 माइनस 24 8, 38 माइनस 32 6 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब एडिशनल प्रोडक्ट। तो पहले 6 से बढ़ा, 8 से बढ़ा, 10 से बढ़ा, उसके बाद फिर वापस डिक्लाइन हो रहा है, वैल्यूज बढ़ रही है, ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का जो प्रोग्रेस है, रेट है, वो कम हो रही है। तो 8 से बढ़ा, फिर 6 से, देन 4, 2, 0। एक पॉइंट के बाद क्या हमें मिल रहा है? नेगेटिव प्रोडक्शन। मतलब हमने वर्कर्स को तो बढ़ाया बट हमारा आउटपुट कम हो गया। क्या ऐसा भी होता है? जैसे अगर हम देखें 8th यूनिट ऑफ लेबर पे
44 का प्रोडक्शन है, 7 पे भी 44 का प्रोडक्शन है, तो 7 के बाद जब हमने 8वां वर्कर बुलाया तो क्या उसने कोई काम नहीं किया? क्या ऐसा होता है? तो काम तो सबने किया, लेकिन किसी कारण की वजह से हमारा आउटपुट, ओवरऑल आउटपुट नहीं बढ़ पाया। 8वें के बाद जब हमने 9th वर्कर को और लेके हम आए तो हमारा आउटपुट 44 से और कम होकर 42 ही रह गया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण क्या है, ये हम पढ़ेंगे किसमें? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में, जो थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। तो एपी के अंदर में देखा कि एपी की वैल्यू पहले बढ़ती है फिर डिक्रीज होती है, एमपी की वैल्यू भी पहले बढ़ती है और फिर डिक्रीज होती है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है ये कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एमपी नेगेटिव हो सकता है। एमपी नेगेटिव हो सकता है बट एपी नेगेटिव नहीं होता, राइट? तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कहां पर? हमारे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, विच इज लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हमने जैसा कि क्लासिफाई किया, एक शॉर्ट रन के लिए है और दूसरा लॉन्ग रन के लिए है। तो शॉर्ट रन के लिए जो लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सो दिस लॉ ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन का मतलब वहां पर सारे फैक्टर्स को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। So where all the factors of production cannot be increased or decreased simultaneously, because कुछ चीजें फिक्स रहती है। And law of returns to scale, ये किसके लिए बना है? लॉन्ग रन के लिए बना है। So it is applied for long run where all the factors of production are increased together and in the same ratio, एक ही proportion में हम सबको चेंज कर सकते हैं। So this is known as चेंज इन स्केल। लाइक ओवरऑल आउटपुट हमें 50% से बढ़ाना है तो हम हर चीज 50% से बढ़ा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाएगी एक्स्ट्रा, देन रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा, सब कुछ उस रेशियो के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं चेंज इन स्केल। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और हर लॉ के अंदर कुछ अजम्पशन होती है, तो यहां भी हमें अजम्पशन देखनी है। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, जो भी हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। शॉर्ट रन में जो टेक्निक है वो कांस्टेंट है, बिकॉज कोई नया कैपिटल इक्विपमेंट हम नहीं खरीद सकते। तो टेक्नोलॉजी हमें ओवरऑल क्या माननी है? कांस्टेंट। देन देयर मस्ट बी सम फिक्स्ड इनपुट्स, कुछ न कुछ इनपुट तो फिक्स रहेगा, चाहे वो मशीनरी है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, कुछ भी है, कुछ इनपुट्स तो फिक्स होने जरूरी है। अगर कुछ भी फिक्स नहीं हुआ तो उसका मतलब सारे वेरिएबल है, और सारे वेरिएबल है तो वो शॉर्ट रन की कैटेगरी में नहीं आएगा, किसमें आ जाएगा? लॉन्ग रन में। ओके, थर्ड वन, ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर कंसिडर्ड एंड नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स इज कंसिडर्ड। तो यहां पर इस लॉ के लिए मॉनेटरी चीजें वैल्यू नहीं करती है, कॉस्ट लग रही है, नहीं लग रही है, कम है, ज्यादा है, दैट डजंट मैटर। यहां पर मैटर करता है हमने कितना इनपुट किया और कितना आउटपुट आया। फिजिकल यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम कॉस्ट को नजरअंदाज करते हैं। तो 3 अजम्पशंस हमारे लिए कौन सी होगी? सबसे पहली, टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। सेकंड अजम्पशन थी हमारे पास कुछ इनपुट्स क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। एंड थर्ड वन, हम यहां पर सिंपली फिजिकल इनपुट आउटपुट को ही कंसीडर करते हैं, मनी को, मॉनेटरी यूनिट को हम यहां कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये अजम्पशंस हो गई किसके लिए? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के लिए। अभी लॉ क्या कहता है ये पढ़ते हैं। दिस लॉ states that as we increase the quantity of one variable input which is combined with other fixed inputs, एक वेरिएबल इनपुट को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे लेबर, हमने उसको बढ़ाया, पहले 1 बंदा था, फिर 2 लेबर आए, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो वेरिएबल इनपुट्स को हम बढ़ा रहे हैं और उसको कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ? फिक्स्ड इनपुट्स के साथ। हमारी अगर मान लो 2 मशीनरी है तो 2 मशीनरी में पहले 5 वर्कर थे, अभी 6 हो गए, अभी 7 हो गए, फिर 8 वर्कर हो गए। तो मशीनरी तो उतनी ही है, हम क्या कर रहे हैं? वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं। देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो ऐसा करने से क्या होता है? हमारा आउटपुट बढ़ता है। बट आफ्टर अ पॉइंट, लेकिन एक लिमिट के बाद, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इनपुट
ऑफ सम वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट टोटल प्रोडक्ट टू डिक्लाइन। यानी कि 2 मशीनरी के अंदर हमने 5 वर्कर डाले, आउटपुट बढ़ा, 6 डाले बढ़ा, 60 डाले बढ़ा, 8 डाला नहीं बढ़ा, 9 डाला कम हो गया। यानी कि एक लिमिट तक तो हमारा आउटपुट बढ़ता है, उसके बाद में वो डिक्रीज होने लग जाता है। ऐसा कौन कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ऐसा क्यों होता है? अगर हम लॉजिकली सोचे तो ऐसा क्यों हो रहा है? आउटपुट तो बढ़ना ही चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा वर्कर आया है, तो हमारा आउटपुट कम क्यों हुआ? तो उसके पीछे अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, हमारे पास 10 बाय 10 का एक कमरा है, 2 मशीनरी है और हमने 5 वर्कर को लगा दिया। ठीक है, अभी उसके पास थोड़ी सी जगह है रूम में, 6 वर्कर भी काम कर रहे हैं, 7 भी कर रहे हैं, 8 आ गया, कंजेस्टेड हो गया, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज जगह कम है, हमारे पास लिमिटेशन है, कुछ चीजें फिक्स्ड है, हम उसको नहीं बदल सकते। 9 और आ गया और दिक्कत हो गई। अब जितने भी वर्कर्स है सबको काम करने में दिक्कत आ रही है, सबका आउटपुट यहां पर अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम कॉन्स्ट्रेंट्स, बिकॉज हमारे कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है। तो एक लिमिट तक तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा था, उसके बाद में हमारा आउटपुट कम होने लग जाता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल proportion. So now the next thing is stages of law. इस लॉ में कितने स्टेजेस हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं। So there are 3 different stages. फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। सेकेंड स्टेज इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, second is known as law of diminishing returns, and then third stage is law of negative returns. तो 3 stages है इस पूरे लॉ के अंदर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। जैसे हम कहते हैं सीए अगर हमें करना है तो 3 स्टेजेस है, फर्स्ट इज फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल। तो वैसे ही इस लॉ के अंदर फर्स्ट स्टेज क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड में डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड देन थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये 3 स्टेजेस यहां पर है। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है ये हम समझते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है वो समझेंगे। तो डायग्राम में सबसे पहले आता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर जो हमारा मेनली क्या हम लेते हैं? लेबर। एंड देन वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं? आउटपुट, which includes TP, MP, AP, ये सब कुछ कहां पर आ गया? Y एक्सिस पे। और X एक्सिस पे आ गया हमारा वेरिएबल फैक्टर जो हम क्या ले सकते हैं? लेबर या रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले जैसा कि लॉ कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कब होता है? ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेज। तो यहां पर फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं जैसे जैसे हमारा एक्स एक्सिस की तरफ मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो वैसे वैसे हमारा कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हम 3 कर्व बनाएंगे, एक टीपी कर्व, देन दूसरा एमपी कर्व एंड थर्ड वन इज एपी कर्व। तो सबसे पहले हम आते हैं टीपी के ऊपर। टीपी हमने बनाया है विद रेड कलर। तो टीपी कर्व यहां कैसा बनता है? पहले इंक्रीज होगा, फास्ट रेट से इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में जो टीपी है ये फास्ट रेट से इंक्रीज होगा अप टू दिस पॉइंट एफ, यहां तक फास्ट रेट से इंक्रीज हुआ। उसके बाद ये इसकी जो इंक्रीज होने की रेट है ये थोड़ी स्लो हो जाती है और एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो मैक्सिमम और फिर उसके बाद डिक्लाइन होने लग जाता है। तो ये तरीका रहता है किसका? टीपी कर्व का। तो पहले वो फास्ट इंक्रीज होगा, फिर धीरे इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा, राइट? तो ये क्या बनेगा? टीपी कर्व। देन ऐसा क्यों होता है? जैसा भी हमने डिस्कस किया, एक रूम के अंदर 2 मशीनरी है, फिर हमने पहले 1 वर्कर लगाया, 2 वर्कर, 3 वर्कर। तो जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या हो जाएगा? वो कम भी होगा। तो शुरुआत में हमारा प्रोडक्शन फास्ट बढ़ेगा,
एक जना है उसने 10 यूनिट बनाए, 2 आते ही 20 यूनिट्स, 3 आते ही 35 यूनिट्स। तो जितने ज्यादा वर्कर हो रहे हैं उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट बढ़ने लगता है, तो प्रोडक्शन फास्ट रेट से इंक्रीज होता है। उसके बाद इंक्रीज तो होता है बट इंक्रीज होने की जो रेट है वो कम हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रेट, और एक लिमिट के बाद में वो डिक्लाइन होने लगता है, तो फिर हमें मिलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। तो हमें पहले याद क्या करना है कि कर्व कैसा बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा। तो हमने यहां पर देखा टीपी पहले फास्ट इंक्रीज होगा, फिर स्लो इंक्रीज होगा और फिर डिक्लाइन होगा, राइट। फिर हम बात करते हैं एमपी की। एमपी क्या होता है, शुरुआत में इंक्रीज होता है, एक पॉइंट पर जाके वो मैक्सिमम हो जाता है एंड देन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, उसके बाद वो डिक्लाइन होने लग जाता है। एपी के अंदर क्या होगा, एपी भी इंक्रीज होगा, एक पॉइंट तक जाके मैक्सिमम और उसके बाद डिक्लाइन होने लग जाएगा। अब इस फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीजें होती हैं हम उसको पहले नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमने कहा टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। इस पूरे फर्स्ट स्टेज में मोस्ट ऑफ द पार्ट में टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। पूरे पार्ट में इंक्रीजिंग नहीं है बट मोस्ट ऑफ द पार्ट में इंक्रीजिंग और फिर बाद में डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। देन एमपी, एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी होता है इंक्रीज, एमपी इंक्रीजेस, रीचेज इट्स मैक्सिमम, वो अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग, एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो अब हम एमपी कर्व को ऑब्जर्व करते हैं। एमपी कर्व हमने बनाया है ग्रीन लाइन से, ग्रीन कलर से, तो अब इसे देखते हैं। तो यहां पर एमपी इंक्रीज हुआ इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक इंक्रीज होने के बाद ये डिक्लाइन होने लग जाता है, ये डिक्लाइन होने लग जाता है। तो ये पैटर्न रहता है किसका, एमपी का। तो हमने लिखा है एमपी इंक्रीजेस, रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज की। सो फर्स्ट स्टेज हमारा कहां तक है, इस पॉइंट नंबर जी तक। तो इस जी तक हमारा फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से और एक पॉइंट तक इंक्रीज होने के बाद वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ। देन एमपी इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम तक पहुंचा एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। अब हम थर्ड कर्व देखते हैं विच इज एपी कर्व, एवरेज प्रोडक्ट। उससे पहले एमपी के अंदर अगर आपने एक चीज नोट की है, एमपी पहले इंक्रीज हुआ, जब डिक्रीज हुआ तो पहले पॉजिटिव था। पहले एमपी की वैल्यू यहां पर क्या है, पॉजिटिव थी। फिर जब उसने एक्स एक्सिस को टच किया तो यहां पर वैल्यू बन गई 0 और जब इसको क्रॉस किया तब ये वैल्यू बन गई नेगेटिव। तो एमपी की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। एमपी तीनों में से कुछ भी आ सकता है, राइट। अब हम एपी देखते हैं। सो एपी कर्व यहां पर हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। हमने यहां ले लिया ब्लू कलर। सो अब हमने एपी को देखा तो एपी पहले इंक्रीज हुआ और अपने मैक्सिमम तक पहुंचा और उसके बाद डिक्लाइन होने लगा। लेकिन एपी की जो वैल्यू है ये क्या रहती है, पॉजिटिव। एपी रिमेन्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं बनता, ये नेगेटिव नहीं बनता। अब बात ये आती है फर्स्ट स्टेज में एपी का क्या हो रहा है। तो एपी इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने के बाद फर्स्ट स्टेज में वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। एपी इंक्रीजेस एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम। तो अगर हमें फर्स्ट स्टेज का सिर्फ याद रखना है तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड देयर आफ्टर एट डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड पॉइंट था एमपी, एमपी इंक्रीजेस, रीचेज मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। पूरे फर्स्ट स्टेज में एमपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, टीपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, एपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, राइट। AP increases and reaches its maximum. अब बात आती फर्स्ट स्टेज फिनिश कहां पर होता है। फर्स्ट स्टेज कहां पर फिनिश होगा, तो फिनिश होने के लिए क्या कंडीशन है।
तो फिनिश होने के लिए पहली कंडीशन हम कह सकते हैं वेयर AP इज इक्वल टू MP, जहां AP और MP दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसा हम देख सकते हैं पॉइंट इस S के ऊपर AP और MP दोनों यहां पर क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल हो जाते हैं, वहां फर्स्ट स्टेज फिनिश हो जाता है, वहां फर्स्ट स्टेज फिनिश हो जाता है। एंड दूसरी कंडीशन इन अदर वे हम क्या कह सकते हैं, वेयर AP इज मैक्सिमम, जहां पर AP मैक्सिमम होगा वहां पर फर्स्ट स्टेज फिनिश हो जाएगा। तो कैसे भी कह सकते हैं, मीनिंग सेम है, बिकॉज जब AP मैक्सिमम होगा तभी MP उसे इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर AP मैक्सिमम है वहीं पर MP उसे इंटरसेक्ट करेगा। तो जहां AP इक्वल टू MP है या फिर AP मैक्सिमम है, वहां तक होता है हमारा स्टेज नंबर फर्स्ट, राइट। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं फॉर फर्स्ट स्टेज। इन फर्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उन्हें यहाँ डाउट आ सकता है। डाउट क्यों आ सकता है, बिकॉज क्लास 12th में जो इकोनॉमिक्स की बुक होती है कई जगह वहां अजम्पशंस अलग है और ICI के अजम्पशंस थोड़ी कहीं जगह डिफरेंट होती है। तो दोनों बुक्स में कहीं कहीं जगह पे फर्क है। तो कुछ स्टूडेंट को यहाँ लग सकता है कि उन्होंने क्लास 12th में कुछ और पढ़ा था और यहाँ पे थोड़ा चेंज आ रहा है। तो क्लास 12th में उन्होंने क्या पढ़ा था ये हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें बिल्कुल पता है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उससे हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। तो बेटर इज दिस कि यहाँ पर क्या रेलिवेंट है, हमारे एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है, ICI के अकॉर्डिंग क्या रेलिवेंट है, क्या बेस्ट है, हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है फर्स्ट स्टेज कहां फिनिश होगा, वेयर AP इज इक्वल टू MP, या फिर जहां AP मैक्सिमम होगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो सबसे पहले TP कर्व क्या हो रहा है सेकेंड स्टेज में, अगेन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। अब कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पहले हमारा आउटपुट 10 से बढ़ा, फिर आउटपुट 8 से बढ़ा, फिर आउटपुट 6 से बढ़ा, तो आउटपुट यहां हर बार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीज होने की रेट है वो इंक्रीज होने की रेट कम हो रही है, इंक्रीज होने की रेट कम हो रही है। लाइक पहले हमारा आउटपुट था 20 के बाद हुआ 28, फिर 34, तो जो इसके इंक्रीज होने की रेट है ये इंक्रीज होने की रेट कम हो रही है, तो इसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये हमें कहां देखने को मिलते हैं, सेकेंड स्टेज। तो TP इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट। TP अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाता है, इस पॉइंट नंबर H तक पहुंच जाता है, जो कि TP का मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, ये हो रहा है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट MP। तो MP फर्स्ट स्टेज में फॉल हो रहा था, तो यहां भी कंटिन्यू होगा फॉल, तो MP कंटिन्यू टू फॉल, MP यहां पर फॉल होगा। पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव है, तो पूरे सेकंड स्टेज में MP की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। एंड लास्ट में जाकर के MP की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। सो इन सेकंड स्टेज MP कंटिन्यू टू फॉल, remains positive throughout the stage and at last becomes 0. लास्ट में MP की वैल्यू 0 बन जाती है। देन AP में क्या होगा, AP starts falling because फर्स्ट स्टेज में वो अपने मैक्सिमम तक था, फॉल होना उसने शुरू नहीं किया। सेकेंड स्टेज में AP फॉल होना शुरू करेगा, तो AP starts falling but remains positive. AP की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज, राइट। अब सेकेंड स्टेज फिनिश कहां पर होता है, सेकेंड स्टेज के लिए हम कह सकते हैं वेयर TP इज मैक्सिमम, जहां पर TP मैक्सिमम है वहां सेकेंड स्टेज फिनिश हो जाएगा। या फिर हम ऐसा कह दें वेयर MP बिकम्स 0, जहां पर MP 0 हो जाएगा वहां पर सेकेंड स्टेज फिनिश हो जाएगा। तो दोनों एक ही जगह पर मैक्सिमम और 0 तक पहुंचेंगे। TP जहां मैक्सिमम पे होगा वहीं पर MP क्या रहेगा, 0। तो यहां पर फिनिश होती है हमारी सेकेंड स्टेज। फिर उसके बाद में आती है स्टेज नंबर 3।
जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो स्टेज नंबर 3 के अंदर टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी फॉल होना शुरू हो जाता है, बट वैल्यू तो क्या रहेगी, पॉजिटिव, वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। एमपी, एमपी यहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यू टू फॉल बट बिकम्स नेगेटिव, एमपी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। एपी, एपी कंटिन्यू टू फॉल बट रिमेन्स पॉजिटिव, एपी यहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या कंक्लूड किया कि शुरुआत में जब फिक्स फैक्टर्स के अंदर हम वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन फास्ट रेट से बढ़ता है। सेकेंड स्टेज में हमने क्या देखा, जब हम फिक्स फैक्टर के अंदर और वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ता है लेकिन धीमी गति से, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एंड थर्ड स्टेज में क्या होता है, हम अगर फिक्स फैक्टर में और वेरिएबल इनपुट को बढ़ा देते हैं तो हमारा आउटपुट डिक्लाइन होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये तीन बातें बताई हैं किसने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ने। और यहां पर ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी, कब टीपी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कब एमपी और एपी इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, कहां मैक्सिमम और कहां जीरो है, यही सारे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या ये ज्यादा टिपिकल है, आंसर इज नो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर हमारे माइंड में ये डायग्राम है तो, डायग्राम अगर आपके माइंड में है तो आप ये चीज कभी भी बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, हमें मगअप करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए डायग्राम को हमें याद करना जरूरी है, एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो डायग्राम पता होगा तो हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों स्टेजेस। अब इन स्टेजेस की जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ हमें नीचे दे रखे हैं, जो भी हमने पूरा डिस्कस किया, तो आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। हम इसका एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स operates because in the beginning the quantity of fixed factors is abundant. Fixed factors की quantity ज्यादा है as compared to the quantity of variable factor. As more units of variable factor are added to the constant quantity of fixed factors, then fixed factors are more intensively and effectively utilized. तो शुरुआत में क्योंकि लेबर्स कम हैं तो फिक्स फैक्टर को अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, इसलिए वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं शुरुआत में। सो दिस कॉजेज द प्रोडक्शन टू इंक्रीज एट रैपिड रेट। तो ये एक्सप्लेनेशन था किसके लिए, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है ये हमने पढ़ा था, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। Once the point is reached at which the amount of variable factor is sufficient to ensure efficient utilization of fixed factor, further increase in the variable factor will cause marginal and average product to decline. तो जैसे जैसे हम variable factor को बढ़ाएंगे MP और AP decline होंगे। बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज फिक्स फैक्टर बिकम्स इनएडिक्वेट, फिक्स फैक्टर कम पड़ जाते हैं रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। एंड थर्ड में क्या होता है ये हमने पढ़ा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। As the amount of variable factor continues to be increased to constant quantity of the other quantity of variable factor, मतलब फिक्स के अंदर हमने वेरिएबल की क्वांटिटी को लगातार बढ़ाया, then variable factors become too excessive relative to the fixed factor. तो यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएबल फैक्टर हो जाते हैं, so that they get in each other's way. तो एक दूसरे के बीच में आने लगते हैं, हर्डल बनते हैं, रुकावट बनते हैं, with a result that total output fall instead of rising. तो आउटपुट यहां पर हमारा कम होने लग जाता है। So this situation can be improved by reducing the quantity of variable factors. तो ऐसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो क्या करो, वेरिएबल फैक्टर्स को कम कर दो, राइट। तो अब हमें दो पॉइंट्स और पढ़ने हैं। एक पॉइंट तो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर हम पढ़ते हैं। बेल शेप कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और वहां हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्व अपना शेप चेंज करता है फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आता है ये समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा टीपी की वैल्यू पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है और उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से। तो जहां से वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना शुरू होता है, वहीं पर
आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि वहीं पर कर्व का शेप चेंज होने लगता है, तो उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो यहां पर मार्क्ड है विद पॉइंट एफ। तो ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड इसी पॉइंट के बिल्कुल नीचे यानी कि इसी लेवल के ऊपर एमपी क्या होता है, मैक्सिमम, जो हम यहां देख सकते हैं। इसी लेवल के ऊपर एमपी क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये पॉइंट नंबर एफ है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर कर्व अपना शेप चेंज करता है फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। और इसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज म्यू माइनस नीटा एंड म्यू प्लस नीटा, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है कि ओवरऑल कंक्लूजन हम क्या निकाले। एक प्रोड्यूसर है हम, तो हमें कौन सी स्टेज में रहना चाहिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, कौन से लेवल पे हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट, कुछ लोग कहते हैं सेकंड, थर्ड में कोई नहीं जाना चाहता, बिकॉज थर्ड में क्या है, डबल लॉस। डबल लॉस कैसे है, एक तो हमने वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा लगाए, ज्यादा वर्कर्स लगाए, तो हमें वेजेस ज्यादा देनी पड़ रही है। थर्ड स्टेज में हमने वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी, प्लस हमारा जो आउटपुट है वो कम भी हो रहा है, तो एक तरफ तो वेजेस भी ज्यादा लग रही है और आउटपुट भी हमें कम मिल रहा है, सो देयर इज अ डबल लॉस। डबल लॉस है किसके अंदर, थर्ड स्टेज में। तो थर्ड में तो कोई नहीं रहना चाहता। अब प्रोड्यूसर के लिए बेटर क्या है, फर्स्ट या सेकंड, तो सेकंड स्टेज तक बेटर है, बिकॉज सेकंड तक क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई प्रोड्यूसर फर्स्ट तक ही रहेगा तो उसका आउटपुट हमेशा कम रहेगा, अगर वो सेकंड तक आएगा तो उसका आउटपुट बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, राइट। तो एक रेशनल प्रोड्यूसर के लिए, रेशनल मतलब इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो यहां तक वो ऑपरेट कर सकता है, राइट, उसके बाद में उसे नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो एक रेशनल कंज्यूमर को सेकंड स्टेज में रहना चाहिए। अगर वो कभी गलती से थर्ड स्टेज पर पहुंच गया तो फिर उसे क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस बंद कर दो, नो, बिजनेस बंद नहीं करना है। यहां पर सिंपल तरीका है, वेरिएबल फैक्टर्स को कम कर दो। वेरिएबल फैक्टर्स जैसे हम थोड़ा कम करेंगे, हम कहां जाएंगे, सेकंड स्टेज में, राइट। तो थर्ड से सेकंड में आना है, बड़ा आसान काम है, वेरिएबल फैक्टर्स को कम कर दो। तो सेकंड स्टेज एक रेशनल कंज्यूमर के लिए परफेक्ट स्टेज है। तो ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो इसे आपको क्या करना है, पूरा एक बार थोरली अपने नोट्स या प्रॉपर्ली रिवाइज करें, बिकॉज आगे जाकर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए आप एक एक लाइन अच्छे से पढ़ें।